स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की मासिक परीक्षा मई माह के गणित विषय के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं एक एक करके। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर से 30 नंबर तक, उनको पहले देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें, किसी संख्या को 37 से भाग देने पर भागफल 9 और शेषफल 19 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो आपको पता है कि ये आपका क्या दे रहा है, भाजक, ये आपका भागफल और शेषफल। तो हमें भाज्य निकाला यानी वह संख्या निकाले। तो भाज्य किसके बराबर होता है, तो आप जानते हैं भाज्य बराबर में होता है भाजक गुना में भागफल और प्लस में शेषफल। तो आप क्या करेंगे, 37 में गुना कर दीजिए आप 9 से, तो 37 में 9 से गुना करेंगे तो 333 हो जाएगा, और प्लस में 19 जोड़ दीजिए, तो 19 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 352। तो 352 यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, 361 और 144 का मौसा क्या होगा इसमें से। तो वह महत्तम संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, और नहीं तो आप भाग विधि से बना लो ना, या आप पढ़े हुए हो, आप यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम जो देखे हो उसके द्वारा भी बना सकते हो। तो आप क्या करोगे, 361 और इधर 114, क्या करेंगे 114 से भाग करेंगे 361 में, कितना बार में जाएगा जी, तो ये चला जाएगा आपका कितना बार में जी, आपका 361 है ना, 3 बार में ले जाते हैं, तो 3 बार में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 114 में गुना करोगे 3 से तो आ जाएगा 342। तो 342 को यहाँ पर घटा लेते हैं 361 में से, तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे गुना में 3 और प्लस का 19। अभी यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया तो इधर लेंगे 114 को और इधर लेंगे 19 को। 19 के पहाड़े में ये 6 बार में कर सकते हैं। आप देखो ना, 19 से 114 की बात करें तो 6 बार में आएगा ना जी, 114 0 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा गुना में 6 और प्लस का 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये भाजक जो है, ये भाजक 19, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका मौसा हो जाएगा, सी नंबर आंसर। 3 नंबर कह रहा है, यदि n एक विषम पूर्णांक है तो n स्क्वायर माइनस 1 निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। n एक विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक, जैसे अगर मैं विषम पूर्णांक की बात करूं तो आप विषम पूर्णांक में आप विषम पूर्णांक रख के देख लो ना। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से गया 8 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मान लो विषम पूर्णांक एक रखते हैं, वही 3 जो यहाँ पे रखे थे, 3 1 4 है ना, 8 में 4 से भाग लग जाएगा। अच्छा, अगर यही रखोगे 3 तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 में से ये भाग नहीं लगेगा। यहाँ 3 3 का स्क्वायर 9 1 10 भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे भी रखने पे भाग नहीं लगेगा। तो यही ना दिख रहा है। या आप ऐसे भी देखो ना, n स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो आप चाहो तो 1 का स्क्वायर दे सकते हो, तो इसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं ना। तो किससे विभाज्य होगा, n माइनस 1 से और n प्लस 1 दोनों से विभाज्य, यानी ये नंबर ऐसे ही दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, क्या होगा, 2 से जाएगा 70, फिर 2 से जाएगा 35, फिर 5 से जाएगा 7, तो 2 का पावर 2 गुना में 5 गुना 7, यही ना हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए 5 नंबर, 287 को किस संख्या से भाग देना चाहिए जिससे भागफल और शेषफल क्रमशः 16 और 15 प्राप्त हो। तो मान लीजिए वह संख्या x है, तो 287 को किससे भाग के देते हैं, x से, यानी कि ये आपका भाज्य हुआ, भाजक x हुआ, और भागफल आपका 16 और शेषफल आपका 15। तो 15 लाके घटाओ, 287 में से 15 घटाओ और ये 16x कर दो, तो 287 में से 15 घटा गया, यहाँ पे 2 और यहाँ आ जाएगा आपका 7 और 2 बराबर में 16x। ठीक है, तो चलिए अब इसमें भाग कर देते हैं, 272 में 16 से इधर आके भाग में आएगा ना जी, 17 बार में कट जाएगा, यानी कि वह संख्या क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, समझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन 6 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी यौगिक संख्या, तो सबसे छोटी यौगिक संख्या की बात करें तो वो 4 होगा। तो देखिए इन दोनों का मौसक है, तो 2 और 4 का मौसक 2 ही ना होगा जी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो संख्या 24 और 84 का मौसक 12 हो तो लसा ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं लसा बराबर में होता है संख्याओं का गुणनफल और बटा में मौसक, संख्याओं का गुणनफल बटा में मौसक। तो इसे काट देंगे, 24 12 दूना 24, 2 बार में कट जाएगा, तो 84 में आप 2 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 84 में 2 से गुना, तो 168, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, उनके लसा और मौसक में क्या संबंध है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह किसके बराबर होता है,
उनके लसा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, लसा और मासा के दो संख्याओं के गुणनफल लसा और मासा के गुणनफल के बराबर। क्वेश्चन 9 देखिए, 283 और 644 का सरलीकृत रूप है, तो इसको हम लोग काट देंगे, सरलतम रूप में कर देंगे। तो देखो ना, ये 161 से कट जाएगा, 483 जो है ना 161 से भाग करोगे 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, और 644 4 बार में कटेगा, तो 3/4 देखो ना, यही ना सरलतम रूप हो जाएगा। अगला 10 नंबर, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 किस प्रकार की संख्या है? तो ये देखो, एक्चुअल में ये देखा जाए तो ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, तो ये कैसी संख्या होगी? तो ये एक भाज्य संख्या होगी, तो भाज्य संख्या तो ऑप्शन में है नहीं। अच्छा, तो चलिए अब गुना करके देख लेते हैं। 5 दूना 10 और 7 तिया 21, 210 आ जाएगा। तो 210 कैसी संख्या है? तो सम संख्या है ना, बिल्कुल है। वर्ग तो किसी की नहीं है, अभाज्य संख्या तो है ही नहीं, विषम संख्या तो है ही नहीं, सम संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, 0.6 के ऊपर बार का मान भिन्न में क्या होता है? आपको बता रखा है कि जहाँ दशमलव है उसको जगह प्लस दीजिए, और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना बार नीचे लाएंगे। ये कर जाएगा 2/3, 2/3 में 0 जुड़ेगा, 2/3 ही आएगा ये नंबर। इसका सरलीकृत रूप पूछ रहा है, 0.23 दोनों के ऊपर बार है, तो बस 0 पर यहाँ प्लस, दो संख्याओं के बार है इसलिए 99 लिख देंगे, तो 23/99, 0 जोड़ने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीन। √3 किस प्रकार की संख्या? तो √3 एक अपरिमेय संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटी नंबर निम्नलिखित में किसका संबंध सह अभाज्य संख्या से? तो ऐसी दो संख्या जिनका HCF 1 हो वही ना असहभाज्य कहलाती हैं। तो देखो, तो ए नंबर 18 और 25 का HCF 1 ही आएगा ना जी, यही हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, इसका HCF आपका 6 दिख रहा है, इसका HCF 7 दिख रहा है, इसका HCF 6 दिख रहा है, तो यही ना होगा जी। अगला 15 नंबर, दो संख्याओं का लसा और मसा दिया है और उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या, तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए वह संख्या x है, तो x गुना में 54, दो संख्या का गुणनफल उनके मासा और लसा के गुणनफल के बराबर, यानी 162 गुना 27। तो x बराबर में 162 गुना 27 और बटा में 54, 27 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से इसको काट देते हैं 81। आंसर क्या आ जाएगा? 81, यानी डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 3 + √3 किस प्रकार की संख्या? तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, कह रहा है 0.71 दोनों के ऊपर बार है और प्लस में 0.37 इन दोनों के ऊपर बार है, तो इसका योगफल किसके बराबर होगा इसमें से? क्वेश्चन नंबर 17 में 0. इसमें देखिए, तो अगर आप देखा जाए तो ये 71/99 रहेगा, और दशमलव यहाँ प्लस आ जाएगा, और जितनी संख्या के ऊपर इतना 99, और प्लस में 37/99, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 108/99 होगा। लेकिन अगर आप इसको देखो, इसको तो आप यहाँ पे x मानो इसे 0.108 इन दोनों के ऊपर बार, 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर में 1.08 के ऊपर बार, क्योंकि बिना बार वाली संख्या इधर ला दीजिए। अब क्या होगा? 10x बराबर में 1 प्लस का 8/99 ना हो जाएगा, एलसीएम लेके उधर जोड़ते हैं, 99 और प्लस का 8, तो ऊपर 107 हो जाएगा, और नीचे 10 भाग में आएगा तो 990। तो क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। इसको भी करेंगे तो ये 108/999, ये भी नहीं होगा। इसको करेंगे तो 1 प्लस का 8/99, ये आपका आ जाएगा, एलसीएम लेकर जोड़ेंगे तो कितना? 107/99, ये भी नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। फिर अगला देखिए 18 नंबर, 2 + √3 और गुना में 2 - √3 किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे देखो, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो a² - b² 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, घट के 1 आएगा, यानी ऑप्शन सी नंबर। इसका गुणनफल किसके बराबर? तो देखो, तो ये बाहर वाली संख्या में बाहर वाली गुना करो, 3 दूना 6, और √3 में √2 से √6 और √6 में √6 से 6, तो 6 आगे 36 आंसर आ जाएगा ये नंबर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में भी देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है ना, ये हमें पता है। क्वेश्चन में 21, मूल बिंदु के नियामक होते हैं, तो मूल बिंदु का नियामक 0 होता है, डी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, मूल बिंदु से बिंदु 5,12 की दूरी, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी √x² + y², यानी कि √5² प्लस में 12², तो √5² 25 और ये 144 हो जाएगा, जोड़ेंगे √169, 169 किसका स्क्वायर है? 13 का, यानी कि सी नंबर इसका आंसर, 13 इकाई आंसर आ जाएगा, है ना जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बिंदु 8,4 और 3,16 के बीच की, तो दो बिंदुओं की दूरी क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? x2 - x1 का स्क्वायर, यानी 3 - 8 का स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, यानी कि 16 - 4 का स्क्वायर। तो देखो वहाँ पे √-5 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 का स्क्वायर।
तो रूट अंडर -5 का स्क्वायर 25, रूट अंडर 112 का रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144, यानी रूट अंडर 169, इसका स्क्वायर है 13 का, तो 13 इकाई दूरी आ गई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, बिंदु 2,3 की कोटि क्या होगी। तो पहले वाले को भुज और दूसरे को कोटि कहते हैं, यानी कि 3 इसकी कोटि होगी। बिंदु 7,5 का भुज, तो पहला भुज होगा यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो उसका हमें क्या कहते हैं, उसका मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बिंदुओं 2,3 तथा 4,5 के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियम। तो दोनों के मध्य बिंदु का नियम क्या होगा, तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2, यानी कि 2 प्लस 4/2 और 3 प्लस 5/2। ये 4 2 6, 6 में 2 से भाग करेंगे 3, और यहाँ देखिए 5 3 8 8 में 2 भाग करेंगे 4, 3,4 हो जाएगा, यानी सी नंबर। क्वेश्चन 28 देखिए, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 7 से बनी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अच्छा, अंत में कितना शून्य आएगा, यहाँ देखो, यहाँ से आप पता करो इसमें 2 और 5 कितनी बार है। तो 2 का पावर 2 यानी 2 2 बार है और 5 3 बार है। तो समान देखो, तो यहाँ पे 2 का पावर, दोनों में से मिनिमम कौन है, तो 2 का पावर 2 है। तो यहाँ 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 को अगर एक साथ लोगे तो 100 बनेगा, यानी 10 का पावर 2 बन जाएगा, यानी 100 बनेगा, यानी कि 2 को लास्ट में 0 होगा। बाकी हमें गुना करने की जरूरत नहीं है, बस 2 और 5 को देखो, दोनों में से मिनिमम पावर वाले को ले लो, उतना ही अंत में 0 होगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, 17/625 का दशमलव समतुल्यांक है, इसमें से दशमलव मान इसका क्या होगा, 17/625। आप देखो तो ये 625 जो है 5 का पावर 4 है ना, तो मैंने बताया दशमलव बदलने का तरीका क्या है कि जितना बार 5 हो उतना बार 2 होना चाहिए। तो 2 का पावर 4 नीचे भी गुना और ऊपर भी गुना, तो 17 2 का पावर 4 यानी कि ये क्या हो जाएगा 16, और बटा में नीचे हो जाएगा 10 का पावर 4, यानी ऊपर क्या आ जाएगा 17 में 16 से गुना करोगे तो आ जाएगा 272, और बटा में 10 का पावर 4 अंक, 4 अंक छोड़ के 0 लग दशमलव लग जाएगा, 0.00272। तो देखो तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यही ना हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए 30 नंबर, 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 5005 5 से शुरू करते हैं, 1001। चलिए अब किससे जाएगा जी, तो ये आपका चला जाएगा 7 से ना, तो 7 से जाएगा कितना बार में, तो 7 से ये आपका कटेगा 143 बार में। अब किससे चल जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 का में 11, 11 3 33, तो यही रहेगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही ना हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन देखेंगे। कह प्रश्न संख्या 1 से 10 तक ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा 240 और 1032 का अभाज्य गुणनखंडन से मसा ज्ञात कर। तो चलिए अभाज्य गुणनखंडन से हम लोग इसका मसा निकालते हैं। 240 का और 1032 का, 2 से इसको ले जाएंगे 120, 2 से ले जाएंगे 60, 2 से ले जाएंगे 30, 2 से ले जाएंगे 15 और 3 से ले जाएंगे 5, यानी आप लिख सकते हैं कि 240 बराबर में 2 का पावर 4 और गुना में 3 गुना 5। इसको देखते हैं, 2 से ले जाएंगे 5 16, 2 से ले जाएंगे 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से ले जाएंगे 2 एकम 2, और ये आपका क्या हो जाएगा 29 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब फिर 2 से जाएगा, 3 से चला जाएगा ना, 3 चौका 12 और 3 तिया 9, 3 चौका 12 3, अब नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1032 जो होगा यहाँ पर 2 का पावर 3 और गुना में 3 गुना 43 हो रहा है। तो हमें मासा ज्ञात करना था, तो हमें मासा अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे दोनों का मासा, तो इन दोनों में से मिनिमम पावर वाला लेना होगा, 2 का क्यूब और गुना में 3, दोनों में सेम है 3, ये ना होगा। इन दोनों में मिनिमम पावर वाला है, ये दोनों सेम है तो एक बार लिख दिया। तो 2 का क्यूब 8, 8 गुना 3, 8 3 24, यहाँ पे मासा आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1296 है तो उसका तथा उसका मसा 6 है तो लसा ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि लसा यानी लघुत्तम समापवर्त बराबर में होता है दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में मौसा, तो बस उसमें भाग कर देना होगा। तो हमें क्या करना होगा जी, तो 1296 में भाग कर देना होगा किससे, इस 6 से, है ना। तो कितना आ जाएगा, तो पहले लीजिए 1296 और भागा में 6, 6 से करें 6 दूना 12, 6 कम 6 और
जाएगा 36, 216 आंसर हो जाएगा, यानी कि लसा 216। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, किसी संख्या में 19 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः 17 तथा 18 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या यानी कि हमें यहाँ पे देखो 19 से भाग दिया जा रहा है, तो ये आपका भाज्य है, और यहाँ पे भागफल दिया है, भागफल दिया है 17 और शेष दिया हुआ है आपके पास कितना 18। तो हम लोग को एक्चुअली भाजक दिया है ना, ये भाजक दिया है, 19 से भाग दिया था तो ये भाजक हुआ, भाज्य नहीं हुआ। तो हमें भाज्य निकालना है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला भाज्य बराबर में भाजक गुना में भागफल और प्लस में शेष, यही ना फॉर्मूला जानते हैं। तो क्या हो जाएगा भाजक क्या है 19 है, भागफल 17 है और शेषफल 18 है। तो 19 में 17 से गुना करो, तो 19 में 17 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा कितना 323 और प्लस 18। तो अब इसमें 18 जोड़ दो, 323 में 18 जोड़ोगे 341 वह संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1001 को अभाज्य गुणनफल के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए 1001 को लेते हैं, कितना बार में ले जाएंगे, तो ये ले जाएंगे आप 7 से लेके चले जाएंगे ना, कितना बार में जाएगा 1001 से अगर भाग करेंगे 7 में तो ये चला जाएगा 143 बार में। अच्छा अब ये किससे कट जाएगा 11 से, 11 एक कम 11, 11 3 33। तो 1001 का अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है 7 गुना 11 गुना में 13, यही आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो संख्याओं का मौसा और लसक क्रम से यहाँ पे दिया तो उनका गुणनफल। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वह उनके मासा तथा लासा के गुणनफल के बराबर होगा, मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होगा। तो मासा है 7 और लासा है आपके पास 42, तो 7 में बस 42 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 294। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 0.45 के ऊपर सिर्फ बार है इसका, और तथा 0.27 दोनों के ऊपर बार है का योगफल ज्ञात है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि x बराबर में है 0.45 के ऊपर बार, तो हम लोग 10 से गुना कर देते हैं, 10x बराबर ये 4 इधर आ जाएगा 4.5 के ऊपर बार। तो मैंने तरीका बताया ना संक्षेप में कि दशमलव हटा के वहाँ प्लस दे दीजिए और जितनी संख्या के ऊपर हो उतना बार नीचे ना आए। तो 10x बराबर में एलसीएम लेते हैं 9 चौका 36 और प्लस का 5, ये जाएगा भाग में x बराबर में ऊपर 36 5 41 और बटा में 90, x का मान है तथा दूसरे को y मान लो, y बराबर में 0.27 दोनों के ऊपर बार है। तो यहाँ दशमलव हटेगा और जितनी संख्या होगी उतना बार नीचे ना है ना, तो 27 बटा में 99, 9 3 27 और 33 कितना जाएगा 9 3 27 और 33 3 99। तो यहाँ पर एक और क्या हो जाएगा, तो यहाँ 9 से काट 9 3 27 और 9 11 आ जाएगा, यानी कि y बराबर में 3/11। तो दोनों का योगफल अगर देखा जाए तो 0.45 के ऊपर बार प्लस में 0.27 के ऊपर बार, ये किसका कितना हो जाएगा, तो 41 बटा में 90 और प्लस में 3/11। चलिए इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे ले सकते हैं, तो 90 और 11 का एलसीएम यानी गुना करना होगा, तो 90 में 11 से गुना कर दो तो आपका आ जाएगा 990। तो ये इसमें भाग करेंगे आ जाएगा आपका कितना 11 और 11 जाके ऊपर गुना करेगा तो 41 गुना 11 आ जाएगा आपका कितना, तो आ जाएगा 451 और प्लस में यहाँ पे 11 में इससे भाग करेगा 90 और 90 3 9 3 27 यानी कि 270 है ना जी, ऊपर जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा जोड़ने पे, तो 451 में जोड़ दीजिए 270 तो आपका आ जाएगा 721 और बटा में 990, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 0.16 के ऊपर बार को साधारण विधि में बनाए। तो चलिए हम लोग इसको दूसरे विधि से बनाते हैं, एक तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, अब दूसरा विधि देखिए 0.16 के ऊपर बार है। सबसे पहले इस एक को इधर लाना होगा क्योंकि सिर्फ बार वाली संख्या को उधर लिखना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर उसको लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना जी। क्या हो जाएगा अब देखिए तो 10x बराबर में हो जाएगा 1.6 के ऊपर बार है ना, इसको पहला समीकरण मान लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा ही समीकरण हमें चाहिए जिसमें बार वाली संख्या एक बार और हो इसी तरह का, तो हम लोग इस समीकरण 1 में फिर से गुना करते, समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना कर लेते हैं, 10 से गुना करने पर
तो क्या आ जाएगा, 10 से गुना करिएगा तो यहाँ 100x और इधर हो जाएगा 16.6 के ऊपर बार। ये समीकरण 2, इसमें से इसको घटाते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं, तो हो जाएगा 100x और माइनस का 10x बराबर में 16.6 के ऊपर बार और माइनस 1.6 के ऊपर बार। यहाँ 90x और इधर आ जाएगा आपका कितना, 15, यानी कि x बराबर में 15 और बटा में 90, यही ना हो जाएगा। तो 15 से काट दीजिए, 15 छक्का 90, 1/6, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिंदु -4,4 में भुज और कोटि का मान कहती है। तो सिंपल तो है, भुज x नियामक को कहते हैं और कोटि जो होता है ना इसके y नियामक को कहते हैं, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिंदु 20,21 की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से बिंदु 20,21 की दूरी, तो हमको पता है कि √x² + y² होता है, यानी कि √20 का स्क्वायर और प्लस में 21 का स्क्वायर, ये ना होगा, आप ब्रैकेट में से ऐसे दे, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का 441, जोड़ देंगे 841 आ जाएगा। तो 841 की बात करते हैं, 29 का स्क्वायर होता है, यानी 29 आ जाएगा। क्वेश्चन 10, बिंदु दिया गया है, बिंदु -4,5 तथा 4,-5 किस चतुर्थांश में होती है? तो बिंदु -4,5 किसमें है, तो देख लो, आपको याद है पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस होता है। ये किस में है, तो ये क्या किस चतुर्थांश में है, तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में है। और अगले की बात करें तो बिंदु 4,-5, तो ये चौथे में है ना जी, चतुर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला देखते हैं, दीर्घ उत्तरी कुछ प्रश्न दिए गए, 5 दिए हैं, चलिए सबको देखते हैं, ऐसे 3 का ही उत्तर देना है। 11 में देखिए, यूक्लिड भाग कलन विधि यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी से कर सकते हैं। इससे 612 और 1314 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो आप देखो पहले दोनों में बड़ा और छोटा क्या है, तो बड़े वाले को ये मान लो और छोटे वाले को बी मान लीजिए। अब यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, यहाँ पे ऐसा क्यों ए बी क्यों माने हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि 1314 जो है ना बड़ा है 612 से, इसलिए आपको बता रखा है मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताया है ना। क्या बताया है, तो हम लोग जानते हैं कि a बराबर में BQ + R, और जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है लेकिन b से छोटा होता है। तो पहले चरण में क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1314 एक तरफ, भाज्य बराबर में भाजक, अब इससे भाग करेंगे, 612 से भाग करेंगे 1314, दो बार में जाएगा ना जी, तो 612 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 1224, घटा दो यहाँ पे क्या आ जाएगा घटाने पे, तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में शेष पर, ये शेष 0 नहीं आया तो अगला स्टेप लेंगे, फिर किसको लेंगे, भाजक को और शेषफल को, और पुनः यही भाग की क्रिया करेंगे, यही ना करेंगे जी, कितना बार में ले जाएंगे, तो आप यहाँ पे 6 बार में ले जाए, आप 6 बार में ले जाओ, 6 9 54 540, काटा देते हैं 2, यहाँ पर 1 लेंगे, 11 में से 4 गया 7, 72 बचेगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल और प्लस में शेषफल, अभी नहीं गया, फिर अगला चरण, इधर फिर से 90 इधर लेंगे, इधर 72, फिर भाग करेंगे 72 से 90 में एक बार, 8 और यहाँ 1 18, तो गुना में 1 और प्लस में 18, अगला लेंगे, अगला स्टेप चरण 4, इधर क्या ले लेंगे 72 को और इधर 18 को, तो 8 चौक 72 आ जाएगा ना, शेषफल 0 आ गया, इसलिए हमारा HCF क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। समझ गया ना जी।
ये जो भाजक होगा यही HCF हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 245 और 1037 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल हमें 5 प्राप्त हो। चलिए, तो वह संख्या हमें निकालनी है, तो वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी 245 में से अगर आप 5 घटा दो तो कितना प्राप्त होगा? 240। अच्छा, और दूसरा, अगर आप 1037 में से 5 घटा दो तो आपका 1032 होगा। तो वो संख्या जो होगी वो HCF ऑफ 240 और 1032 के बराबर होगी। तो इन दोनों का जो HCF होगा वही वह संख्या होगी। तो तब दोनों का HCF निकालो, तो 1032 बड़ा है 240 से, यानी कि A बराबर 1032 और B बराबर में 240। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बताते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी A बराबर में BQ प्लस R, और जहां R जो होगा 0 से बड़ा होगा या B से छोटा या B के बराबर होगा, ये नहीं जानते हैं जी। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। चरण पहला क्या करेंगे जी? चरण फर्स्ट में 1032 इधर ले लेंगे और इधर 240। 240 से देखते हैं कितना बार में 1032 को भाग करते हैं, तो 4 बार में ले जाएंगे, कितना जाएगा? 960। तो 1032 में से 960 को घटा देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 72 ना। चलिए, तो भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल और प्लस में शेषफल। शेषफल 0 नहीं है इसलिए अगला चरण फिर लेंगे, और किसको किसको लिया जाता है? तो भाजक को और शेषफल को फिर से भाग करेंगे। तो 240 में करते हैं भाग 72 से, ठीक है ना जी। तो कितना बार में ले जाएंगे इसको? 240 है ना जी, 3 बार में ले जाते हैं, तो कितना आ जाएगा? 72 में 3 से गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 216। कितना आएगा घट के? यहाँ पे 24। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये ना होता है। फिर 0 नहीं आया तो अगला चरण लेंगे, चरण 3। इधर किधर लेंगे? भाज्य बराबर भाजक लेंगे ना, और इधर शेषफल लेंगे। 24 3 72, 0 आ जाएगा। इसलिए हमारा HCF यानी कि जो अभिष्ट संख्या निकालनी थी वह कितना हो जाएगी? ये 24 हो जाएगी, भाजक हो जाएगा। यही आपकी अभिष्ट संख्या हो जाएगी जो हमें निकालनी थी, जिससे भाग करने पर 245 में और 1037 में हमेशा शेषफल क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग पहले इसका उल्टा मान लेंगे, माना √7 एक परिमेय संख्या है तो नहीं, अगर है तो ये मान लिए, ये भी लिख देते हैं कि यदि यह संभव है, क्योंकि ये संभव तो है नहीं इसलिए ये कंडीशन लगा दिए कि यदि यह संभव है। तो लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होगा वह A/B के रूप में हो सकता है, जहां A तथा B पूर्णांक है, पढ़े ना जी परिमेय संख्या की परिभाषा से, तथा B ≠ 0। ये ना होता परिमेय संख्या की परिभाषा से परिमेय संख्या का रूप, और इसको भी हमने परिमेय संख्या माना है। यहाँ पे एक और चीज लिख लेते हैं, तथा या और A तथा B सह अभाज्य है, यानी कि इन दोनों का HCF क्या है? 1 है। सह अभाज्य है, या ये लिख सकते हैं कि A तथा B का HCF या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड, HCF लिखिए, या उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, यानी कहने का मतलब HCF है, यानी कहने का मतलब ये परिमेय संख्या का सरलतम रूप लिखा है। सहभाज्य कहने का मतलब कि ये बटा भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप है यहाँ पर। ठीक है, वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा A बटा B का स्क्वायर, ये 7 हो जाएगा, इधर हो जाएगा A स्क्वायर बटा B स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 7B स्क्वायर बराबर में A स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देखिए, हम इसे चाहें तो B स्क्वायर बराबर में A स्क्वायर बट्टा 7 लिख सकते हैं कि नहीं? B स्क्वायर बराबर में A स्क्वायर बट्टा 7। ये एक क्या है? एक पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक हुआ, और इस पूर्णांक में जब 7 से भाग करने पे क्या मिल रहा है? हमें B स्क्वायर। तो जब किसी पूर्णांक के वर्ग में 7 से भाग करने पे हमें B स्क्वायर मिल रहा है, तो B क्या है? एक पूर्णांक है।
तो जब पूर्णांक का स्क्वायर प्राप्त हो यानी कि ये भी पूर्णांक होगा, तो किसी संख्या में भाग करने पर किसी संख्या से जब हमें पूर्णांक मिल रहा है इसका मतलब तो उससे पूर्णता विभाजित है, इसलिए ए स्क्वायर 7 से विभाज्य है। तो जब ये 7 से विभाज्य है अतः ए 7 से विभाज्य होगा। जब उसका वर्ग विभाज्य है तो संख्या भी तो विभाज्य होगी ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर a बराबर में 7c, जहां c एक पूर्णांक है। a बराबर में 7c मान लिए जहां c क्या है, एक पूर्णांक है। क्यों a बराबर 7c ही क्यों माने, क्योंकि चूंकि a 7 से विभाज्य है तो वो इस रूप में होगा। ये 7c लिखे हैं, ये 7c क्या है, 7 से विभाज्य होने वाली एक संख्या है। तो a जब 7 से विभाज्य है इसलिए a बराबर में हम लोग 7c लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर में, इसमें रखते हैं ए की जगह पे 7c स्क्वायर और बट्टा में 7, यानी बी स्क्वायर बराबर में 49c स्क्वायर बट्टा में 7। ये कट जाएगा कितने बार में, 7 बार में, यानी कि बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7c स्क्वायर के। इसका मतलब बी स्क्वायर बट्टा 7 बराबर में सी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही देख रहे हैं कि पूर्णांक का वर्ग 7 से विभाज्य, और यानी यहाँ पे फिर पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसलिए बी स्क्वायर 7 से विभाज्य, बी स्क्वायर 7 से विभाज्य है, अतः बी 7 से विभाज्य होगा। उसका वर्ग विभाज्य तो वो संख्या भी विभाज्य होगी। तो जब यहाँ देख रहे हैं कि ए भी 7 से विभाज्य और बी भी 7 से विभाज्य, इसलिए ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। अच्छा, ऊपर हमने देखा था कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, लेकिन यहाँ 7 आ रहा है, तो इससे हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए तथा बी सह अभाज्य। इसलिए √7 एक परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि परिमेय मानने पे गड़बड़ हो जा रहा है। तो जब परिमेय नहीं है तो अतः √7 एक अपरिमेय संख्या। तो ऐसे ही तो इसे साबित करना था, अपरिमेय संख्या। ये हमने कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें जिसके शीर्षों के नियामक दिए हैं। देखिए मान लीजिए मैं एक त्रिभुज यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, और इसके शीर्षों के नियामक दिए हैं ए बी सी। ए का निर्देशांक 0,4, बी का निर्देशांक है आपके पास 0 0 और सी का निर्देशांक है 3 0। आप ऐसे, या फिर आप इसे चाहो ना तो बहुत सिंपल है, निर्देशांक अक्ष पे दिखा दीजिए, वो आसानी से बन जाएगा इस पर। ठीक है, ये संख्याएं आसानी से बनेगी, x डैश, यहाँ y और यहाँ पर y डैश। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 0 0 देखते ही मुझे पता चल रहा है। ये o मान लीजिए 0 0 है, अच्छा इधर 3 0 है तो इस पे a ले लीजिए 3 0, इधर b ले लीजिए 0 4, इसी पे ना होगा। तो परिमाप निकालना, तो हमें देख लो पहले ए बी पता करनी होगी। ए बी बराबर में हो जाएगा रूट अंडर, क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यहाँ से देखो दूरी सूत्र से लगा सकते हैं, या फिर आप इसको देखो ना, ये 3 इकाई ये 4 इकाई है, तो ए बी बराबर, ये लंब है तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ओ ए स्क्वायर और प्लस में ए बी स्क्वायर, या आप दूरी सॉरी ए बी स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, ओ बी स्क्वायर। आप दूरी सूत्र से भी निकाल सकते हैं ए और बी की बीच की दूरी, या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर भी हो सकता है, लंब प्लस आधार का स्क्वायर। इन हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 और 9 रूट अंडर 25 यानी कि 5 आ जाएगा। तो हमें क्या निकला है, त्रिभुज का परिमिति या परिमाप कहिए, वो क्या हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी और प्लस में ए बी। तो देखो तो ये 3 इकाई, 4 इकाई और ये 5 इकाई, तो 4 3 7 7 5 12 इकाई यहाँ से परिमाप आ जाएगा। समझ गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, बिंदु 7,13 की दूरी बिंदु इतना और इतना से ज्ञात करें।
की दूरी बिंदुओं इतना और इतना से ज्ञात करना। अच्छा, हमें क्या करना है, एक बिंदु दिया गया है 7,13, इसकी दूरी बिंदु 10,9 से और 4,5 से ज्ञात करनी। तो इसको मान लीजिए ए बिंदु, इसको बी और तथा सी। तो हमें क्या करना है, ए से इस बी की दूरी और फिर ए से फिर सी की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि बिंदु ए 7,13 से बिंदुओं बी 10,9 तथा बिंदु सी 4,5 की दूरी क्रमशः ए बी तथा ए सी है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, यही ना होगा जी। इस दूरी को ए बी, इसको ए सी कहेंगे। तो ए बी क्या होगा, रूट अंडर क्या होगा दूरी सूत्र से 10 - 7 का स्क्वायर प्लस में 9 - 13 का स्क्वायर, यानी यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा आपका -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16, यानी √25, यानी आ जाएगा 5 इकाई। चलिए दूसरे को लेते हैं, यानी कि एसी निकालते हैं। रूट अंडर क्या हो जाएगा, देखो 7 - 4 का स्क्वायर और प्लस में 13 - 5 का स्क्वायर। तो 7 में 4 गया 3 का स्क्वायर और 13 में से 5 गया 8 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका आ जाएगा √73 इकाई। तो ये आपके आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में यही इतना ही, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, मतलब आपका क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए।